प्लीज सब्सक्राइब विश्वास इजी लर्निंग चैनल एंड प्रेस बेल। सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं विश्वास इजी लर्निंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पेसा एक्ट। तो उसका फुल फॉर्म असल में यह है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो कि 1996 में पारित हुआ था। ये जो एक्ट है वो पारित हुआ था एक कमिटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार। उस कमिटी का नाम था भूरिया कमिटी। तो ये कमिटी के अनुसार जो ये एक्ट पारित हुआ उसका असल में कहना क्या है हम ये देखते हैं। तो इस एक्ट का कहना यह है कि कुछ एरियाज जो रहते, जो पंचायत सिस्टम में कुछ एरियाज या कुछ विलेजेस ऐसे रहते कि उनकी जो आइडेंटिटी ट्रेडिशनल और उनकी कस्टम्स जो रहते वो सबसे यूनिक रहते, तो उनको सेफगार्ड और प्रिजर्व करने की हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए इस एक्ट के द्वारा उन एरियाज को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, ऐसे प्रोविजंस जो कि वो मॉडिफाई कर पाए खुद के सिस्टम को। जैसे कि पंचायत राज के सिस्टम को कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उन्हें दिए गए। पर कुछ एरियाज ऐसे हैं कि उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज देने की ज़रूरत है या स्पेशल प्रोविजंस देने की ज़रूरत है। तो वो एरियाज हमें कहाँ पे मिलेंगे? वो एरियाज असल में इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल में। तो उस एरियाज को जो वो शेड्यूल में मौजूद है उसे कहा जाता 5th और 6th शेड्यूल एरियाज। तो और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो असल में जो एरियाज है वो सिर्फ 9 स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। तो वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। एक तो है एपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये जो 9 स्टेट्स है उनमें पाए जाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है पेसा एक्ट के वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही 3 टॉपिक्स पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक बार उसे फिर से रिवाइज करते हैं कि किस कमिटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार ये एक्ट पारित करने में आया। वो था भूरिया कमिटी। और वो और जो एक्ट्स के प्रोविजन है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस है, वो किन एरियाज को दिए जाते हैं? ऐसे एरियाज जो कि 5th और 6th शेड्यूल में जो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि सिर्फ 9 स्टेट्स में ही ऐसे एरियाज पाए जाते हैं जो कि हमने बताया। तो चलो हम जानने की कोशिश करते हैं उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या कि उस एक्ट को पारित करने की वजह क्या थी? तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली 3 वजह थी, जो थी कि सबसे पहली कि टू प्रिवेंट हायर पंचायत टू अज्यूम पावर। तो असल में क्या होता था कि जो हायर पंचायत है यानी कि जिला परिषद, वो क्या करती थी कि इंटरफियर करती थी पंचायत लेवल के डेवलपमेंट काम में। तो उसके चलते जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स थी वो हार्म हो जाती थी और डेवलपमेंट हो नहीं सकती थी उन स्पेशल एरियाज की। इसके चलते उन्होंने ये कहा कि, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रिवेंट करना है हमको जो हायर पंचायत है उनको पावर अज्यूम करने के लिए उस डेवलपमेंट के लिए। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था, इवॉल्व अ सूटेबल गवर्नेंस, यानी जो हमारा विलेज लेवल है वो जो एरियाज में आते कि एक ऐसा सूटेबल गवर्नेंस हम तैयार करें जो कि उनके ट्रेडिशन और उनके कस्टम्स के अनुसार वो एक गवर्नेंस सिस्टम हो। ज़रूरी नहीं कि वो एक पंचायत सिस्टम ही हो, जैसे ये एक सरपंच होगा या ग्राम सभा। वो एरियाज के जो ट्रेडिशंस है उसके अनुसार भी वो एक गवर्नेंस सिस्टम ढाल सकते हैं या बना सकते हैं। थर्ड जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें सेफगार्ड और प्रिजर्व करना है। तो सेफगार्ड और प्रिजर्व हमें क्या करना है? उनकी जो आइडेंटिटी, एक स्पेशल आइडेंटिटीज होती है कुछ ट्राइबल एरियाज की या फिर कुछ ट्राइबल पीपल्स की, तो उनकी आइडेंटिटी जो यूनिक है वो हमें प्रिजर्व करनी है। इसके लिए उन्हें एक स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता। तो वो स्पेशल प्रोविजंस, तो वो एक ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। तो उसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव थे कि हमें प्रिवेंट करना है हायर पंचायत जो कि जिला पंचायत है उनको पावर अज्यूम करने से हमें प्रिवेंट करना है। क्यों? ताकि जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है पंचायत लेवल पे वो हार्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड थी कि इवॉल्व अ सूटेबल गवर्नेंस, तो हमें ऐसा गवर्नेंस बनाना है जो कि उनके ट्रेडिशनल और कस्टम्स के अनुसार हो। और थर्ड था कि हमें सेफगार्ड और प्रिजर्व करना है किस चीज़ को? उनकी कल्चरल आइडेंटिटी। तो अब हम उसके पेसा एक्ट के फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। फीचर्स यानी एक्चुअली उनके प्रोविजंस। तो असल में जो एरियाज रहते हैं जो पेसा एक्ट के अंदर आते हैं उनके पास किस प्रकार की पावर्स होती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो पावर है वो है कंसल्ट ग्राम सभा बिफोर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट। यानी जो ग्राम सभा होती है उन एरियाज की, जो स्पेशल एरियाज है जो 5th और 6th शेड्यूल में आते हैं,
तो उनको हमें कंसल्ट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट बॉडी है उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा उस ग्राम सभा को कि क्या हम किस प्रकार का प्रोजेक्ट उधर हम चालू कर सकते या नहीं। जैसे किस प्रकार का प्रोजेक्ट, यानी एक तो प्रकार हो सकती है माइनिंग या किसी प्रकार की कंपनी या किसी और। तो अगर इस प्रोजेक्ट के चलते उस एरिया में वो पंचायत को अगर किस प्रकार का हार्म होता होगा या उस ट्रेडिशन या कस्टम को हार्म होता होगा, तो ये ग्राम सभा उस प्रोजेक्ट को नाकार दे सकती है या नहीं बोल सकती है। तो ये जो ग्राम सभा है, जब तक कि उसकी परमिशन नहीं मिलती, ये जो प्रोजेक्ट है वो पारित नहीं हो पाएगा। यानी इनका जो कंसल्ट लेना है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो ये उसका सबसे पहला फीचर था। दूसरा फीचर ये है कि उन्हें कंसोनेंस लेना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग लॉज। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये ध्यान में रखना होगा कि उनकी आइडेंटिटीज को हार्म होगा या उनकी कल्चरल या ट्रेडिशनल आइडेंटिटी या उनके कस्टम्स को किस प्रकार का हार्म होगा अगर हम ये लॉ बनाते हैं। तो अगर इस लॉ से किसी प्रकार का हार्म होता है उनके आइडेंटिटी को, तो ये लॉ को हम पारित नहीं कर पाएंगे। तो जो तीसरा फीचर है कि रिजर्वेशन जो है वो नॉट लेस देन हाफ, यानी जो पूरी सीट्स है किसी पंचायत में, तो उस सीट्स के जो है मोस्ट प्रोबेबली हाफ से ज़्यादा रिजर्वेशन होने चाहिए। किन के लिए? जो कि उधर के लोकल्स है, जो मेन ट्राइबल पीपल है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए वो रिजर्वेशन के द्वारा हाफ से ज़्यादा ही होना चाहिए। असल में ये उसका काम था। तो जो फोर्थ प्रोविजन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो कहता है कि कंसल्ट बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंड। यानी किसी भी प्रकार का अगर लैंड वो जब्त करना चाहते हैं या किसी चीज़ के लिए वो लेना चाहता है गवर्नमेंट, तो वो लैंड वो तभी ले पाएंगे जब तक कि वो ग्राम सभा को कंसल्ट नहीं करते। जब ग्राम सभा उसे परमिशन देती है कि हाँ आप ये लैंड को एक्विजिशन कर सकते हैं, यानी आप आपकी और ले सकते हैं, तभी गवर्नमेंट उस लैंड को ले सकती है। तो उसके बाद ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो उनके पास जो एरियाज रहते हैं उनके पास ये भी एक प्रोविजन रहता है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पे उनका पूरा हक रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट में कुछ लकड़ी रहती है, वो उसे एक जलावन के तौर पे यूज़ करते हैं। या फिर कुछ ट्राइबल एरियाज जो छत्तीसगढ़ और कुछ जगह पे गढ़चिरौली महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है कि जो ट्राइबल पीपल है वो एक महुआ नाम के फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं। तो वो फ्लावर्स एक्चुअली यूज़ की जाती है एक प्रकार के लिक्योर बनाने में, यानी एक प्रकार का अल्कोहल बनाने में। तो ये जो प्रोड्यूस है उस पर गवर्नमेंट का हक या उसका राज नहीं होगा, वो प्रोविजंस। तो ये एक्ट के बारे में ऐसी प्रोविजन दी जाती है कि वो ग्राम सभा को ओनरशिप रहेगी, यानी वो उसके मालिक रहेंगे जो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी जो फॉरेस्ट छोटी छोटी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, तो उसका पूरा अधिकार जो होगा वो ग्राम सभा के पास होगा। तो ये इसके सबसे मेन फीचर्स थे। तो और एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले उसे ग्राम सभा को कंसल्ट करना पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये उसका एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है कि उसे कंसोनेंस लेना पड़ेगा लॉ बनाने के लिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ये लॉ बना रहे हैं तो इस लॉ से उनके आइडेंटिटी को कुछ हार्म होगा या नहीं। थर्ड पॉइंट है कि रिजर्वेशन जो है वो मोर देन हाफ रहना चाहिए। किनका? ट्राइबल पीपल्स का, जिनकी हम आइडेंटिटी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा हमारा पॉइंट है कि प्रोविजन है कि कंसल्ट बिफोर एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, यानी किसी भी लैंड को जब्त करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट उसे जब्त करने से पहले उसे कंसल्ट करना पड़ेगा किससे? ग्राम सभा को। और ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने क्या देखा कि जो एक फॉरेस्ट छोटी तादाद में जो प्रोड्यूस करता है उसका जो ओनरशिप रहेगा वो ग्राम सभा के पास होगा। तो यही उसके मेन फीचर्स थे। तो ये था पेसा एक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट के द्वारा इसे बताएं। धन्यवाद।